मोहम्मद साजिद, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आपको फाइन सर। Good. गुड, ओके, Sir, fine. फाइन फाइन फाइन। स्क्रीन शो हो रही है आप सबको? यस सर। यस सर। Yes, sir. ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट, Yes, sir. ग्रेट। एक मिनट, लिखना भी आप कुछ बटन प्रेस कर रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं। ऐसे क्या हो रहा है? सो बच्चों, क्या क्या पढ़ा आप लोगों ने, और आज कौन सा चैप्टर लेना चाहेंगे आप, और कब कब हैं आप लोगों के एग्जाम्स? सर मेरे 12 से स्टार्ट हो रहे हैं। कल से स्टार्ट हो रहे हैं। क्या नाम है बेटा आपका? सर सर मेरे कृष्णा। सर चल रहे हैं अभी। कृष्णा। और किन के चल रहे हैं एग्जाम्स अभी? सर मेरे चल रहे सर हैं। मेरे अभी सर चल रहे हैं कृष्णा। एग्जाम्स। सर मेरे। अच्छा, आपके सर भी चल। अर्नब। अर्णव, क्या बोल रहे हैं? ओके, यस सर। ऑलराइट ऑलराइट। सो आप Sir, लोगों ने, 1st April. हाँ बेटा, सर मेरे 12 और फिर 1 अप्रैल को भी हैं। ओके ओके ओके। तो जो सेल वाले चैप्टर में आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा? हाँ बेटा, दोबारा पूछो, किसी ने कुछ पूछा अभी। आस्क अगेन। हेलो, somebody यस asked, सर। somebody asked it, कुछ पूछ रहा था अभी कोई। कुछ टेक्निकल एरर है ऐसे ना, क्या करें फिर? स्टार्ट करूं? लिखने का थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है ना, कैसे करें? बच्चों, आप लोगों को स्क्रीन तो अच्छे से नजर आ रही है ना? नो सर सर। स्क्रीन विजिबल नहीं है सर, शायद प्रेजेंटेड नहीं है। स्क्रीन नहीं शो हो रही है अभी। हाँ, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ रहा है बच्चे, बस 2 मिनट और लेंगे। हेलो हेलो हेलो, एक मिनट आप। सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। हाँ बेटा, वेट। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। हाँ बेटा, बस 1 मिनट, टेक्निकल इशू है थोड़ा सा, बस थोड़े से और लेंगे। अभी मेरी आवाज ठीक आ रही है आपको? यस सर। यस यस सर। सर। ओके ओके। Yes, sir. स्लाइड बढ़ानी है, बड़ी हुई है बहुत सारी। नाउ इज इट विजिबल बच्चों? यस सर। सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। इज इट विजिबल? गुड इवनिंग यस सर। सर। ऑलराइट यस ऑलराइट। सर। सो बच्चे, जैसे कि मुझे बताया कि आप लोगों के एग्जाम्स हैं और कुछ डाउट्स भी हैं आप लोगों के, सो वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसे हम ले ले, मैं आपसे पूछूं अगर कुछ,
कि आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा और कहाँ कहाँ आप लोगों के डाउट्स हैं। कौन बताएगा सबसे पहले? सर हमने अभी तक जो है इंस्टीट्यूट में हम्म, सर सेल, टिश्यू और सर फिर इसके बाद हमने डाइवर्सिटी, व्हाई डू वी फॉल इल, और जो सर एक नेचुरल रिसोर्सेज का चैप्टर है ये सब पढ़ लिया था। और जो लास्ट चैप्टर था इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज वो भी इंस्टीट्यूट में करवाया नहीं गया था और वो डिलीटेड सिलेबस में भी है, तो उसको लास्ट सर ने उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी थी। ठीक है। तो जैसा कि मुझे बताया था कि आप लोगों के डाउट्स कुछ ले लिए जाएं, तो सेल में कहाँ कहाँ आप लोगों को डाउट्स हैं। चैप्टर सेल की अगर मैं बात करूं, जिसकी अच्छी खासी वेटेज भी आती है आपके एग्जाम में, सेल और टिश्यू वाले चैप्टर की। आवाज आ रही है बच्चों सबको मेरी? यस सर। Yes, sir. हाँ जी। सो बताइए क्या पढ़ा आप लोगों ने सेल में? Anyone can tell me why सर the मैं cell? बताऊं? हाँ, why cell is called the structural and the functional unit of life? आप लोग पढ़ते हो ना सब सेल के बारे में, आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी होगी। यस दिस इज सर। कॉल्ड Yes, sir. structural and the functional unit of life. Why? Question is, Sir, may I explain? हाँ, yeah, सर sure. में आए अर्नव। Sir, Krishna. Arnav. Yes, Krishna, Arnav. Anyone can tell. बताइए कृष्णा, बताइए। So cell called structural and functional unit of life, sir, because it is the smallest living thing that support the structure of our body and do the functions that all living organisms do. कृष्णा थे आप, कृष्णा, राइट? Yes, अर्नव, sir. आप बताइए व्हाई दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड यस सर। फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? Yes, sir. Sir, cell is called structural and functional unit of life because first of all, cell is the smallest unit which, when joins together with other cells, it forms tissues. Further, when similar type of tissues get together, they give birth to a new organ. When two or more organs they combine together, they form an organ system like respiratory system, circulatory system, or else. And Etc. many organ systems, they when they combine, they form the complete organisms. So since our combinations, they are starting from the smallest unit, which is cell, so it's called the structural unit. And talking of the functional unit, so cell is called functional unit because it only does the all functions for any organisms, be it respiration, be it energy production, or be it any other process. The smallest unit in which it is being carried out is cell, so it is considered as the fundamental unit of life. एक्सीलेंट, वेरी गुड। सो जैसे कि आपने बताया कि अगर हम सेल्स को कंबाइन करते हैं तो सिमिलर टाइप ऑफ, राइट, सिमिलर स्ट्रक्चर की सेल्स को जब हम कंबाइन कर रहे हैं तो वहाँ एक टिश्यू का फॉर्मेशन हो रहा है, जिससे एक ऑर्गन फॉर्म होता है, देन ऑर्गन सिस्टम, एंड उसके बाद एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है या एक ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कितने टाइप के ऑर्गेनिजम्स आप लोग पढ़ते हैं इस चैप्टर में? ये तो रही सेल की बात। आप लोगों ने ऑर्गेनिजम्स पढ़े, क्या क्या पढ़ा आप लोगों ने ऑर्गेनिजम्स में? समय आए अर्नव। यस अर्नव। Sir, Yes, two sir. living and non-living. सर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो इंडिविजुअल को ही हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और हमने इस चैप्टर में 2 टाइप्स के ऑर्गेनिज्म पढ़े। यूनिसेलुलर जो कि सिंगल सेल्ड हैं, जिनमें केवल एक ही सेल है और उसी सेल के ऊपर सारा बोझ है, और मल्टी सेलुलर जिसमें कई सारे सेल हैं और डिवीजन ऑफ लेबर है, और इसी वजह से जो वर्क है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। करेक्ट। तो बेटा अभी अभी किसने बताया लिविंग एंड नॉन लिविंग? Sir, Krishna. कृष्णा, नॉन लिविंग कैसे हो सकते हैं? हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिज्म, और सेल तो नॉन लिविंग में देखने को हमें मिली नहीं, सेल तो हमें नॉन लिविंग में मिलेगी नहीं, है ना? सो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिवाइड करते हैं, जहाँ पे आप डिफरेंट फिर यूनिसेलुलर लाइक अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया एटसेट्रा, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करते हैं। उनके साथ Yes, sir. Sir, sorry, मैं कंफ्यूज हो गया था पहले। जो सर पुराने सर थे सर, उन्होंने पहली क्लासिफिकेशन वर्ल्ड में 2 में डिवाइड की थी, लिविंग और नॉन लिविंग। I thought you are talking about the. No, we are talking about organism, not about the complete or the whole biosphere, right? चलिए, so यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, और थोड़ी सी बेसिक बातें अगर मैं आप लोगों से पूछना चाहूँ इसमें,
सो ये चीज तो आप सभी लोग जानते होंगे कि इन दोनों नामों में क्या डिफरेंस है। जैसे कि आप लोग एक नाम पढ़ते हो रॉबर्ट हुक का, और जबकि आप दूसरी तरफ, नो नो नो, आई एम टॉकिंग Sir, अबाउट Robert Hooke. रॉबर्ट हुक फर्स्ट, एंड एक आप लोग नाम जैसे पढ़ते होंगे, Aristocracy. नो नो नो, एंटन Anton Van अच्छा सर, Anton van Leeuwenhoek. एंटन वैन लिवेनहॉक, है ना। इन दोनों नामों में क्या डिफरेंस समझते हो आप बच्चों? सर रोबोट ने डेड May सेल को I डिस्कवर किया था और लियोनॉक ने लिविंग सेल Leeuwenhoek को ने किया सबसे था। पहले लिविंग सेल ढूंढा था। करेक्ट, फर्स्ट सर लिविंग रॉबर्ट हुक ने जो है फर्स्ट सेल डिस्कवर किया था, लेकिन वो डेड था। और जो लियोनॉक है उन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर किया था पॉन्ड वाटर में, जिसको उन्होंने एनिमल क्यूल्स नाम दिया था। Yes, sir. करेक्ट एकदम करेक्ट। Yes, sir. तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग जो डील करते हैं बच्चों, हम लोग किसके साथ डील करते हैं? हम लोग डील करते हैं साइटोलॉजी के साथ। एंड डू यू नो द डिफरेंस, द मीन ऑफ दिस वर्ड? जब भी किसी वर्ड के पीछे लॉजी लगता है तो लॉजी को हम बोलते हैं स्टडी करना, किसी चीज की स्टडी करना। और साइटो जो वर्ड है, ये वर्ड है किससे रिलेटेड? सेल से रिलेटेड। तो इस पूरे चैप्टर में आप लोग Study of किसके साथ cell. डील करते हैं? स्टडी ऑफ सेल। स्टडी ऑफ सेल, करेक्ट। और यस ये सर, इक्वल टाइटल। और इस किस यूनिट का पार्ट है? ये जो आपकी यूनिट है बायोलॉजी, इस यूनिट का पार्ट है बच्चों। बायो मीन्स लिविंग। Sir, living. लिविंग। लिविंग, और जिसके अंदर आप स्टडी करते हो किसकी? लिविंग ऑर्गेनिज्म की, राइट? यस सर। Yes, sir. ऑलराइट, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज Correct. कॉल्ड बायोलॉजी। correct. So all living forms are composed of a microscopic unit which is called cells. Cell is, yes, the basic and the structural and functional unit of all life forms. And yes, the study of structure and the composition of cell is called cytology. Correct? And the cell was first observed by the Robert Hooke in a dead cock slice in the year 1665. Bark of tree. Yes. Yes. And the first living cell were discovered by Anton van Leeuwenhoek, right? And okay, Yes, sir. another word here I have, which is the protoplasm. What is protoplasm, bachcho? Sir, may I? May I Krishna. answer? Arnab. Anyone except Krishna and Arnav? Anyone can tell protoplasm? Protoplasm. Wait, Arnav and Krishna. Wait, bachcho. The living सर साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस कंबाइंस द प्रोटोप्लाज्म। राइट, करेक्ट। तो साइटोप्लाज्म और हमारा न्यूक्लियस मिलकर क्या बना रहा है? The nucleoplasm, ना? हाँ, न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म भी बोल सकते हैं। ध्यान रखना, प्रोटोप्लाज्म इज एन एग्रीगेट ऑफ वेरियस केमिकल्स बेसिकली, जिसमें हम लोग वाटर, आयन, सॉल्ट्स और अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जैसे कि आपके प्रोटीन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, फैट्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड हो गए, विटामिन्स हो गए, they are along with cell organelles and the nucleus. Is that clear? Yes, sir. Right, so Sir. remember the point. Wait, remember the point, that is an aggregate of various chemicals, right? This is an aggregation of the various chemicals, and those chemicals which are like the water, right? Water, ions, right? And Yes, sir. salts, and the various organic, Protein. right? Various organic molecules, right? Various organic molecules like the The protein, amino acid. right? Correct. The amino acids or the proteins and the carbs, etc. Right. Besides this, there are also some chemicals like the nucleic acids. Okay, nucleic acids and the vitamins, etc. Yes, sir. यस अब कोई कुछ पूछ रहा था, पूछिए जरा। यस सर, समय ये पूछ रहा था, जैसे जो वैक्यूल्स हैं उन्हें हम नॉन साइटोप्लाज्मिक रीजन में मतलब मानते हैं, तो क्या वो लिविंग नहीं है? नहीं, लिविंग, देखो लिविंग सेल के अंदर है ना। जब हम किसी सेल की बात करते हैं, हम वहीं तो उनकी स्टडी करते हैं। Yes. क्या हम सेल के बाहर उनकी स्टडी कर रहे हैं? ये बताइए मुझे। नो सर, हम सेल के कंटेक्स्ट में स्टडी करते हैं। सेल के कंटेक्स्ट में उसकी स्टडी करते हैं, तो बिल्कुल हम उसको उसी में मारेंगे। और उनका फंक्शन भी तो होता है। हम मानते हैं कि हमें एनिमल और प्लांट सेल में दोनों के नंबर्स और साइजेस अलग अलग वैक्यूल्स के देखने को मिलते हैं,
जानते हैं ना? Yes, sir. दोनों Yes, sir. सर एनिमल्स में तो ज्यादातर एब्सेंट ही होते ज्यादातर एब्सेंट ही होते हैं, करेक्ट। लेकिन दोनों के बेटा बस 1 मिनट होल्ड, मैं अपनी बात कंप्लीट कर दूं। लेकिन हम ये भी तो देखते हैं कि दोनों जो जितने भी जो आप वैक्यूल्स पढ़ते हो सबके अपने अलग अलग फंक्शंस होते हैं। तो वैक्यूल्स जब आप देखते हो, चाहे वो आप किसी में भी देखो, आपको अलग अलग, किसी में लार्ज साइज के देखने को मिलते हैं जब आप कंपैरिजन करते हो एनिमल सेल से, और डिफरेंट टाइप्स की जब आप बात करते हो वैक्यूल्स की, तब आपको डिफरेंट टाइप्स देखने को मिलते हैं उनके वैक्यूल्स के, और उन सबके अपने अलग अलग फंक्शंस देखने को मिलते हैं। ये चीज तो पढ़ी ना आपने? Yes, sir. ठीक है। Yes. तो दे आर membrane bound, basically they are membrane bound non cytoplasmic sac। वैक्यूल जो होते हैं नॉन membrane bound non cytoplasmic cells, जो कि कंटेन करते हैं नॉन लिविंग सॉलिड और लिक्विड कंपोनेंट्स को अपने अंदर। और वैक्यूल्स के आप कितने टाइप्स पढ़ते हो? जैसे कि आपने सुना होगा So लाइक 3 types. सर 3 करेक्ट। जैसे Sir, कि आप sap, उसके अंदर fluid और जैसे कि आप उसमें contractile. पढ़ते होंगे सैप वैक्यूल्स के बारे में, आपने सुना Yes. होगा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के बारे में बच्चों। उसके अलावा जैसे आपने सुना होगा फूड वैक्यूल्स। फूड वैक्यूल्स, यस सर। ये 3 टाइप आप इनके पढ़ते हो, तो तीनों के ही आपको अपने अपने अलग अलग फंक्शन देखने को मिलते हैं। ठीक है? Sir, now may I ask? हाँ, yes, you can ask. What's your name? Sir, Mokshika. Mokshika, yes. So, do cells are made up of atoms or molecules or kind of proteins or something like that? They are made up of the molecules, yes, but the molecules which are like ions, waters, not the atom, right? Not the atom. Atoms में जब आप पढ़ते हो तो आप इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करते हो, आप न्यूट्रॉन्स के बारे में बात करते हो, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करते हो। लेकिन यहाँ जो हम मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं वो केमिकल मॉलिक्यूल्स हैं, वो अलग है, जो कि एक लिविंग बॉडी सर बड़े हैं ना? हाँ, And sir, इवन साइज में भी बड़े है ना, और Yes, sir. उसके अलावा उनकी जो कॉम्पोजिशन है वो भी अलग है। yes, sir. And यस sir, सर। these सर ऑफ कोर्स सर, ये भी एटम से ही बनते हैं सर, एटम से सब चीजें बनती हैं सब, बस Atoms? एंटीमेटर को छोड़ के। करेक्ट, लेकिन यहाँ हम उसको एटम से कंपेयर नहीं कर रहे ना। यस सर, इट इज एट Yes. वेरी लार्ज स्केल एज कंपेयर टू एटम। करेक्ट। इवन जब आप मॉलिक्यूल्स की, जब आप बायोमॉलिक्यूल, दीज आर द बेसिकली बायोमॉलिक्यूल्स। हमारी जो बॉडी बनती है ना बच्चों, वो किससे बनती है? वो Biomolecule. बायोमॉलिक्यूल से बनती है। ठीक है, ये आप पढ़ोगे हायर क्लासेस में। और इसमें भी Yes. molecules क्या होता है? बेटा बायोमॉलिक्यूल्स, अब इसलिए मैं वर्ड यहाँ पे ऐड नहीं करना चाह रहा था क्योंकि आप और ज्यादा कंफ्यूज ना हो। देखो बायो का मतलब होता है बच्चों लिविंग Living molecules, yes, वाले। sir. अब लिविंग मॉलिक्यूल्स में बच्चों 2 टाइप के पढ़ते हो फिर आप लोग, जैसे कई पढ़ते हो माइक्रो बायोमॉलिक्यूल और कई आप पढ़ोगे जैसे उसमें मैक्रो बायोमॉलिक्यूल्स। इस तरह से Yes, फिर sir. आप उनके जितने भी आपकी जो बॉडी होती है वो कितने टाइप के अलग अलग एलिमेंट्स से मिलकर बनी होती है, मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है। लाइक सब हर चीज की कॉम्पोजिशन होती है आपकी बॉडी के अंदर। जैसे कि अभी मैंने बताया था ना यहाँ पे आपको कि जैसे वाटर है, आयंस हैं, सॉल्ट्स हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, फिर प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, विटामिन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं। बेटा ये सब आपके इसी तरह के मॉलिक्यूल्स के अंदर आते हैं जिससे हमारी Yes, बॉडी sir. बनती है। And sir, मतलब जिससे हम ये नॉन लिविंग थिंग्स बनती हैं, ये नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स होते हैं। लेकिन नेचर में बायो मॉलिक्यूल्स मतलब लिविंग मॉलिक्यूल्स भी एग्जिस्ट करते हैं जिससे हमारे लिविंग क्रिएचर्स बनते हैं, जैसे सेल या कुछ भी। बिल्कुल। सर सर ये एज हाँ बच्चों बोलो। सर अगर Sir. मैं वाटर की बात कर रहे हैं तो सर वाटर बायो मॉलिक्यूल से नहीं, उन मॉलिक्यूल से बना है ना जो नॉन लिविंग होते हैं। बेटा कंपाउंड है एक अपने आप में अलग। उसमें अगर हम अपनी बॉडी में देखें ना बच्चा, तो हमारी बॉडी में तो वाटर की एग्जिस्टेंस होती है। हाँ Yes, sir. करेक्ट। और वाटर में भी आप 2 एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हो, एक तरफ हाइड्रोजन और दूसरी तरफ ऑक्सीजन। यस आप तो सर, ये चीज Yes, जानते हो कि आपकी बॉडी में इस एलिमेंट की कितना इसेंशियल रोल है, जानते हो ना? Yes, sir. ये आप पढ़ोगे नेक्स्ट Yes, लेवल पे sir. जब आप पढ़ोगे बच्चों सेल्यूलर रेस्पिरेशन के बारे में, पढ़ा है।
बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस सप्लाई चाहिए हमारी सेल्स को, किसी ना किसी चीज की कॉन्टिन्यूअस सप्लाई में हमारी सेल्स को क्या चाहिए बच्चों, एक तो फूड चाहिए होता है और दूसरी Yes, sir. तरफ ऑक्सीजन की Oxygen. नीड होती है। Yes, sir. करेक्ट Yes, sir. करेक्ट। तो वो Yes, चीज sir. तो ये चीज अलग है बच्चों, ध्यान रखिएगा, जो आप एटम वाली बात कर रहे हो वो चीज अलग है, ठीक है? Yes, मतलब sir. सब एटम सर, मतलब इससे हमारा कंक्लूजन क्या निकला? आप बताना चाहते थे कि एटम्स लिविंग ही होते हैं। सर may I tell? यस यू कैन, बताइए। सर आप सर जो बता रहे हैं सर एटम से ही बनते हैं सर सारे सेल्स, और सर जैसे सर क्योंकि एज अभी हमने जो डेफिनेशन पढ़ी सेल की वो था स्मॉलेस्ट लिविंग, और जो लिविंग के सारे कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करेगा वो होगा हमारा सेल। तो वो एटम भी हो सकता था पर वो फॉलो नहीं करता। एटम यस सर, एटम से ही बनते हैं सर हम सब, पर एटम जो है वो सारे लिविंग नहीं होते, पर कुछ वो कंपाउंड बनाते हैं आगे जाके जिसे हम मिथेनोजेंस कहते हैं सर, वहां से लाइफ की स्टार्ट होती है सर। ऐसे ही स्टार्ट होते हैं सर लाइफ नॉन लिविंग। देखो मैंने आपको एग्जांपल दिया यहाँ पे, मैंने एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे रखा बच्चों, क्या ये एक एटम नहीं है? मुझे बताओ, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन। क्या ये Yes, अगर sir. मैं इस अलावा यहाँ पे कार्बन ऐड कर दूं तो क्या ये एक एटम नहीं है? क्या सर है। ये है। क्या ये हाइड्रोजन नहीं होता? क्या ये ऑक्सीजन की जो मैं बात कर रहा हूँ ये एक एटम नहीं है? सो लगभग लगभग हमारी बॉडी जो है बन तो रही है इन एटम से, बन रही है ना? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। राइट सर लेकिन नॉन लिविंग थिंग से लिविंग थिंग बनती है। करेक्ट। तो फिर ये जब आप हायर क्लासेस में थ्योरीज पढ़ोगे और डिटेल में स्टडी करोगे ना, तब और इन चीजों को अच्छे से जान पाओगे। तो यस मतलब सर, क्योंकि सर अभी ये सर क्योंकि ये अभी वेरीफाइड नहीं हुआ है ना कि कैसे बने हम नॉन लिविंग थिंग से लिविंग। जब आप और हायर क्लासेस में इवोल्यूशन के बारे में पढ़ोगे ना बच्चों, किसके बारे में? इवोल्यूशन के बारे में। इवोल्यूशन, यस सर। Yes, sir. सुना होगा आप लोग जितने क्यूरियस हो, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे छेड़ दूं, जैसे बिग बैंग थ्योरी भी आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा। Yes, sir. यस नाम सर, सुना है। सर बिग बैंग sir. और बिग क्रंच थ्योरी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो बच्चों वहां पे इसको देखोगे आप लोग कि किस तरह से ये चीजें थी हमारी, ठीक है? तो यस सर, बेसिकली इसके भी ड्रॉबैक्स हैं सर, बहुत से पर अभी drawbacks तक हैं, सबसे हाँ करेक्ट करेक्ट, इसीलिए मैं यहाँ पे ज्यादा उन चीजों को डिस्कस नहीं करना चाह रहा या डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहा, क्योंकि वो चीजें सारी मैशअप हो जाएगी और फिर हम लोग जो है आउट ऑफ दिस सिलेबस या आउट ऑफ द Topic. Out of कंटेंट, topic. आउट ऑफ Yes. सर टॉपिक चले बायोलॉजी से बाहर निकल जाएंगे सर, हम क्वांटम फिजिक्स में एंटर। Yes, sir. हम सेल से बाहर आ चुके हैं, हम बायोमोलिक्यूल्स पे आ गए। यस सर। Yes, sir. बायोलॉजी से निकल के केमिस्ट्री पे आ गए केमिस्ट्री पे आ गए, वेरी गुड। और फिजिक्स पे जा रहे हैं हम। चले जाएंगे Yes, sir. अगर ऐसे रहोगे तो हम धीरे धीरे चले जाएंगे, देखना। चलो वापिस आते Yes, हैं। sir. सर एक चीज सर, बस लाओ। तो सर इसमें मतलब अभी हम H2O या जो भी कोई से भी पढ़ रहे हैं, ये सारे नॉन लिविंग ही है, बायोमोलिक्यूल्स अलग होते हैं। हाँ, बायोमोलिक्यूल्स से मिलकर ये आप इतना सा ध्यान रखो कि बायोमोलिक्यूल जो होते हैं बच्चों, वो हमारी बॉडी के बनाने में या बॉडी को बनाने में अपना रोल प्ले करते हैं, ठीक है? और Yes, sir. बायोमोलिक्यूल ज्यादा आपको याद नहीं रखना, बहुत ज्यादा नहीं, इतना सा ध्यान रखना बस आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, आपकी नॉलेज के लिए, कि जैसे प्रोटीन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गए और जैसे अदर एलिमेंट्स हो गए जिनके बारे में मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ये सब आपके इसेंशियल एलिमेंट्स हैं या बायोमोलिक्यूल्स हैं जो आपकी बॉडी के बनाने में अपना रोल प्ले Yes, करते हैं। sir. सर ये जो बायोमोलिक्यूल्स है सर, ये केमिस्ट्री की तरफ हिंट है और केमिस्ट्री में क्वांटम फिजिक्स की तरफ हिंट है सर, इंटरकनेक्टेड है सर। सारी चीज इंटरकनेक्टेड है बेटा, लेकिन डिपेंड करता है कि हम किस तरह से कनेक्ट करके उसको देख रहे हैं, कॉन्सेप्ट को Yes, समझ sir. रहे हैं, ठीक है? तो देखो भाई, किसी ने वैक्यूल्स के ऊपर सवाल पूछा था और वैक्यूल से हम लोग कहाँ बायोमोलिक्यूल्स की तरफ आ गए और देखो इवोल्यूशन की तरफ मूव कर रहे थे। तो बच्चों इसी में मैं थोड़ी सी और जानकारी आपसे ले रहा था, जहाँ पे सवाल पूछ लिया जाता है। मैंने कुछ नाम पूछे थे आपसे, जैसे आप लोगों ने बताया अभी एंटन वैन ल्यूवेनहॉक हो या फिर रॉबर्ट हुक हो। इसके अलावा आप एक दो नाम और पढ़ते हो इस चैप्टर्स में, जैसे मैं बोलूं कि रॉबर्ट ब्राउन के बारे में। सर रॉबर्ट ब्राउन, एरिस्टोक्रेसी, करेक्ट, हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। Yes, sir. आप लोग एक और नाम पढ़ते होंगे इसमें, जैसे सिंगर एंड सिंगर एंड यस सर, Yes, sir. सिंगर एंड निकोलस। It's a fluid mosaic model. फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, करेक्ट बच्चों, बहुत Yes, sir. इंपॉर्टेंट है।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, करेक्ट करेक्ट। तो बच्चों इससे पहले अगर मैं बात करूं, इन नामों के अलावा आप और भी नाम यहाँ पे पढ़ते होंगे, जैसे आपने सुने होंगे 2 बायोलॉजिस्ट के नाम, 2 बायोलॉजिस्ट थे जिनके नाम आपने सुने होंगे, और वो नाम Yes, sir. Swan and Slenium. करेक्ट, कौन कौन से? शील्डन एंड श्वान, चिल्ड्रन एंड स्वान, यस सर। करेक्ट है ना, शील्डन एंड श्वान, इन शॉर्ट लिख देता हूँ, समझ तो गए हैं आप लोग। तो इन दोनों का जो नाम इंपॉर्टेंट है, एयर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, हमेशा ध्यान रखिएगा, नाम बहुत जरूरी होते हैं, मैं इसलिए नाम आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ईयर इतना ज्यादा अगर आप याद ना भी रखें तो चलता है, लेकिन नाम जरूर याद रखना है इनका। तो बच्चों ये शील्डन यस और सर, हिस्ट्री में यूज होता है ये। हिस्ट्री में यूज होता है, राइट। तो बच्चों आप लोगों ने इनसे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो आप लोगों ने क्या पढ़ा है? सेल सेल थ्योरी। थ्योरी। अब मुझे कौन बताएगा? एक मुझे गर्ल की आवाज आ रही है, मोक्षा आई गेस। मोक्ष, क्या नाम बताया था बेटा अभी आपने? मोक्षिका। मोक्षिका। मोक्षिका, सेल थ्योरी में बच्चा क्या पढ़ा आपने? Sir, every new cell exists from the pre-existing cells. मतलब जब एक सेल मरता है तो दूसरा मतलब बॉर्न होता है, और ऐसे ही हमारी बॉडी में इज इट जरूरी कि आपने कहा कि जब एक सेल मरता है, इज इट कंपल्सरी कि सेल का मरना जरूरी है? नो no सर। at all. No, sir. नो सर, सेल थ्योरी नहीं मरेगा। Sir, I was just giving an सही, तो example. वर्चों का एडिशन है ना। करेक्ट बेटा, वो जो प्री एग्जिस्टिंग वाली लाइन है ना, बताओ ने कहा था Sir, यस may I? सर, वो तो बाद में आई है। सर। कैन आई एक बार उनको लव बोलने कैन दो। आई कृष्णा? कैन आई लव इट? वेट 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 वेट, हाँ बताने दीजिए, उनको बताने दीजिए, बताइए बेटा। हाँ I was मोक्षिका। I was just giving an example कि हमारी बॉडी में एक ही टाइम पे बहुत सारे सेल्स मरते भी हैं, और उसी टाइम पे बहुत सारे सेल्स न्यू बॉर्न भी होते हैं। तो मतलब दैट वाज लाइक इंटरकनेक्टिंग इट विद आवर बॉडीज एग्जांपल। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो प्री एग्जिस्टिंग सेल मींस कि जितनी भी जो सेल्स अराइज होती हैं वो आपकी एक पहले वाली सेल से बनती है। इज देयर एनी यस सर। एनी ऑर्गेनिज्म in our biosphere who is regarded as immortal? द Yes, इमॉर्टल sir. जेलीफिश। Who? द इमॉर्टल जेलीफिश। Jellyfish. How? तो उसको कहते हैं कि जब भी वो मरने वाली होती है, तो सर वो एक जब भी वो मतलब जब मरने वाली होती है, डैमेज हो जाती है, तो फिर वो एक एग में ट्रांसफॉर्म होती है, और फिर उसके में से डुप्लीकेट करके एक नई जेलीफिश आती है, और वो भी इमॉर्टल जेलीफिश होती है। जैसे ही डैमेज होते हैं सर, ये साइकिल रिपीट होता जाता है, और इसलिए इसे इमॉर्टल जेलीफिश। Sir, सर जो सेल सर जो सेल थ्योरी को वायलेट करते हैं, जिसको इमॉर्टल कहते हैं, सर वायरस हो सकता है। वायरस हो सकता है। यहाँ मैं सेल थ्योरी के अकॉर्डिंगली जैसे बात कर रहा हूँ, जैसे वैसे तो आप लोगों ने, अगर दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज कि आप लोगों ने अमीबा का नाम तो सुना ही होगा ना? यस यस सर। सर। Yes, sir. अमीबा में आपने देखा है कि जैसे हम लोग बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी, हम लोग चल रहे हैं, सपोज कि ये कोई अमीबा है, ये उसका न्यूक्लियस हो गया। अब यहाँ जो एक नया अमीबा बनेगा, सबसे पहले इसका ये न्यूक्लियस जो है वो एलोंगेट करना स्टार्ट करेगा इस बॉडी के अंदर, और उसके बाद इसका एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर ये जो न्यूक्लियस होगा कंप्लीटली डिवाइड होकर एक दो नए अमीबा को जो Yes, है sir. वो फॉर्म कर देगा। ठीक है, पहले इसमें Yes, पहले इसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, देन इसके साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, तो उससे दो नए यहाँ डॉटर सेल बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? टू सर ये डॉटर हमारे सेल। डोम में बन डॉटर जाते सेल। हैं। है ना? तो ये चीज आप लोग पढ़ते हैं, आप लोग हायर क्लासेस में भी पढ़ेंगे। तो ये जो सेल अराइज हुई बेसिकली, ये कहाँ से हुई? एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज हुई। यस सर, यहाँ एक सेल ऐसा दो सेल बन जाते हैं वो। तो ऐसा नहीं हुआ यहाँ पे कि ये जो सेल थी वो मर गई या ये डाई हुई उसके बाद ये बनी। इवन जब आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में भी पढ़ते हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कंडीशन में भी आपको देखने को मिलता है कि किस तरह से स्पर्म और ओवा के फ्यूजन से एक नई सेल जो है वो बनती है। तो ऐसा नहीं हुआ कि ये दोनों सेल जो थी या ये ऑर्गेनिज्म था वो डाई हुआ या फिर नया बना। तो इनके पार्ट के कारण हुआ है। नया सेल बना देते हैं और फिर जाइगोट बनाते हैं, फिर ऑर्गेनिज्म। सर आप meiosis एंड माइटोसिस में डिफरेंस बता देंगे एक बार?
हाँ बिल्कुल, माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस हम लोग पढ़ेंगे। तो डायरेक्ट वहीं पे आ जाए या पहले सेल थ्योरी पे रहें? सर सेल थ्योरी के सर 2 पॉइंट्स रह रहे हैं सर, बताऊं अभी मैं? हाँ, नहीं वो बहुत इंपॉर्टेंट है सर एक्चुअली, सेल थ्योरी के दोनों पॉइंट्स। कोई कुछ पूछ रहा था सर कोई? यस सर। सर जो अभी आपने इमॉर्टल वाला कहा था उसका वायरस आंसर हो सकता है क्या? सर आपने वो वेरीफाई नहीं किया। हाँ मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ बेटा अभी। ओके सर। चलिए, तो मैं यही बता रहा था इसमें, जैसे कि हम लोग इसमें एक पॉइंट तो प्री एग्जिस्टिंग वाली कंडीशन पढ़ते हैं, दूसरा हम लोग देखते हैं कि सेल इज द बेसिक एंड द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ यस लाइफ। सर। एंड थर्ड पॉइंट जैसे हम लोग इसमें देखते हैं कि वायरसेस कैसे होते हैं। वायरसेस को एक्चुअली इस थ्योरी में लिया ही नहीं गया। डू यू नो दैट? यस सर। यस सर। इसमें सर ये एक्सेप्शन है। ये एक्सेप्शनल केस है। क्यों है एक्सेप्शनल केस? क्योंकि वायरसेस जो हैं वो आपके एक बॉर्डर लाइन के ऊपर होते हैं। कहाँ पर होते हैं? बॉर्डर बॉर्डर लाइन। लाइन। बॉर्डर लाइन। उन्हें उनके हिसाब का हैबिटेट मिलेगा तो सर वो लिविंग, और नहीं मिलेगा तो नॉन लिविंग। एक्चुअली Yes. बॉर्डर लाइन का मतलब है यहाँ पे, जब तक इनको कोई भी होस्ट बॉडी नहीं मिलेगी या होस्ट ऑर्गेनिज्म इनको नहीं मिलेगा, तब तक ये लिविंग नहीं हो सकते। यस सर। और जब तक इनको होस्ट बॉडी नहीं मिलेगी तब तक ये कैसे रहेंगे? तब तक ये नॉन लिविंग की तरह बिहेव करेंगे। तो यस बेसिकली यस सर। ऐसा क्यों? सवाल ये, ऐसा क्यों? बिकॉज दे डोंट हैव देयर own मेटाबॉलिक मशीनरी। इनके Yes, पास sir. अपनी मेटाबॉलिक मशीनरी जो है वो नहीं होती, इसलिए ये कैसा बिहेव करते हैं? दे आर डिपेंडेंट ऑन द होस्ट मीडियम मेटाबॉलिक मशीनरी। डू यू नो द मेटाबॉलिक मशीनरी बच्चों? Sir, chemical pathways. यस सर। सर जो Yes. मेटाबॉलिज्म मतलब बायोकेमिकल एक्टिविटीज और जो उसको कंडक्ट करने वाली मशीनरी होती है सर बॉडी में। बॉडी में जितनी भी जो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं वो सब मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है या मेटाबॉलिक यस सर। एक्टिविटी। कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। ठीक है, करेक्ट, कैटा और एना। तो इसलिए वायरसेस जो है वो एक्सेप्शनल केस है। Yes, sir, उन्हें half living organism कहा जाता है इसलिए। हाँ करेक्ट, ठीक है। अब सवाल आया तो हम उसको कहाँ रखेंगे, कहाँ नहीं रखेंगे? यस सर। सबको Yes. समझ आया? ठीक है जी। अब जैसे किसी का सवाल था माइटोसिस और मियोसिस को लेके, तो देखिए माइटोसिस और मियोसिस को बहुत ज्यादा डिटेल में तो हम लोग यहाँ पर नहीं पढ़ते हैं, लेकिन इसके अलावा इसके कुछ मेजर डिफरेंसेस जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं इसके अंदर। मिलते हैं ना? सर एक बार Yes, प्रोसेस भी एक्सप्लेन कर दीजिएगा सर, मुझे इसमें बहुत डाउट है, मतलब ये समझ नहीं आती। आपके डाउट क्लियर कर देंगे एकदम, बिल्कुल चिंता मत करो। सिंपली सुनिए, माइटोसिस क्या होता है? दैट इज अ सिंपली प्रोसेस जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सेल, जैसे कि अभी हमने अमीबा का एग्जांपल लिया था ना। यस यस अभी हमने अमीबा का दिया था ना एग्जांपल। तो अमीबा में आपको क्या देखने को मिला है? ये अमीबा था, ये इसका न्यूक्लियस था, और ये न्यूक्लियस एक ही बार डिवाइड हुआ था ना बच्चों। और एक बार डिवाइड होने के बाद वहां 2 नए डॉटर सेल्स बन गए थे। बने थे, नहीं बने थे? यस सर। एक बार डिवीजन मिला और कितनी नई सेल बनी? 2 नई सेल बनी। ऐसा कहाँ देखने को मिलता है? ऐसा हमें माइटोसिस में देखने को मिलता है। सो यस, वी कैन से दैट a process of asexual reproduction, that is a part of asexual reproduction। ये आपको asexual reproduction देखने को मिला? yes or no? जिनका Yes, ज्यादा sir. डाउट है, यस सर। हाँ, that is a process of asexual reproduction in which the cell divides into two producing a replica, that is called the replica। मतलब समझते हो बच्चों? कॉपी होना, Yes, sir. जिसमें एक Yes, सेल sir. जो है वो 2 अपने Yes, sir, वैसे ही replication। कॉपी के अंदर बनाती है। और इसमें क्या होता है? इसमें हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम में डिवाइड होती है। इक्वल क्रोमोसोम में जो है सेल वो डिवाइड होती है। सर इसका नाम आपने मियोसिस बताया। है बेटा? सर इसका नाम नहीं, ये माइटोसिस की तरफ किया है मैंने। तो देखो ये माइटोसिस है, मैंने माइटोसिस साइड पे बनाया ना। नंबर ऑफ डॉटर सेल कितनी प्रोड्यूस हुई? यहाँ नंबर ऑफ डॉटर सेल्स
टू डॉटर सेल प्रोड्यूस हुई। डॉटर सेल क्यों कहते हैं, तो सन सेल भी हो सकते हैं ना। अच्छा सवाल है, बच्चे अक्सर पूछते हैं, हम बोलते हैं ना बेटे ऐसा कोई वो नहीं है, कुछ भी वो नहीं है। जैसे आप देखते हैं कि एक यंग वन जो है वो एक अपनी मदर से प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसलिए उसको डॉटर नाम दे दिया गया। ऐसा कोई पीछे कोई साइंटिफिक कोई लॉजिक नहीं है कि उसको डॉटर सेल ही बोल रहे हैं। ओके सर। ठीक है, तो ये बच्चों बेसिक पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, आई होप कि आपको ये चीज समझ आई हो कि माइटोसिस में 2 सेल बन रही है। कितनी बन रही है? 2 सेल बन रही है। तो सर ठीक है, अच्छा, जबकि जब हम यहाँ पे देखते हैं तो ये जो टाइप्स ऑफ सेलुलर रिप्रोडक्शन है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की अगर मैं बात करूं, सर डिवाइड हो जाते हैं सर, 2 सर हाफ हो जाते हैं। हाफ हो जाते हैं, करेक्ट। नंबर ऑफ और क्रोमोसोम सर यहाँ पे 4 हो जाती है डॉटर सेल। और सर यहाँ पे 2 स्टेप्स में डिवीजन होता है। करेक्ट। नंबर ऑफ पहले क्रोमोसोम्स, माइटोसिस फिर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर रिड्यूस्ड। यहाँ कैसे हो जाते हैं? रिड्यूस्ड हो जाते हैं। ठीक है, रिड्यूस्ड बाय हाफ, करेक्ट, रिड्यूस्ड बाय हाफ। और यहाँ क्या बनता है, जब ये हाफ होते हैं तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये 2 गैमीट्स। गैमेट्स तो बनाते हैं, उनको हम बोलते हैं 2 हैप्लॉइड सेल्स। क्या नाम देते हैं हम उनको? Yes, 2 sir, haploid cells. हैप्लॉइड सेल्स का नाम देते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे बच्चों जैसे हम 2 बनती हैं तो वहां 2 से, जैसे 1 से 2 बनी, राइट। जैसे 2 सेल हैं यहाँ पे, डिवीजन जैसे हमें 2 देखने को मिले, और 2 के बाद यहाँ पे कितनी बनती है इनकी? 4 हैप्लॉइड सेल जो है वो देखने को हमें मिलती है, कुछ इस तरह से। यस सर। ठीक है बच्चों, तो ये हमें ज्यादातर जब आप अगर रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो ये हमें जितने जो हमें जो ए सेक्सुअल टाइप जो हमें देखने को मिलते हैं वो इसी में देखने को मिलते हैं, माइटोसिस में। जबकि हमें जैसे बच्चे अभी गैमेट्स के बारे में बात बता रहे थे, तो गैमेट्स हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को मिलते हैं, वहां पे इस तरह से, यानी कि मियोसिस की फॉर्म में उनका हमें डिवीजन देखने को मिलता है। तो बच्चों यहाँ पे 4 डॉटर सेल्स या फिर हैप्लॉइड सेल्स आपको देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर 4 हैप्लॉइड सेल्स देखने को मिलती हैं। हैप्लॉइड सेल का मतलब क्या है? हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, देखो 2 टर्म्स आती हैं बायोलॉजी में। एक होती है हैप्लॉइड जिसको हम एन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि सिंगल। और जबकि जब डिप्लॉइड के बारे में बात करते हैं बच्चों, तो बायोलॉजी में ध्यान रखना, इसको हम 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। Yes. राइट, तो यहाँ पे n yes. हमें देखने को, यहाँ पे इस तरह से हमें देखने को मिलता है, ये 1 और एक ये 2, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 2 डिप्लॉइड सेल्स होती हैं यहाँ पर हमें, यानी कि माइटोसिस में 2 डिप्लॉइड सेल देखने को मिलती हैं बच्चों, 2 डिप्लॉइड सेल्स। और जब हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे हमें 4 हैप्लॉइड सेल देखने को मिलती है। मतलब देखो 2 का आधा 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 हो गया। क्या लिखा था यहाँ पे? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर रिड्यूस्ड बाय हाफ। तो इसका देखो, इसका भी हाफ 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 हाफ, तो हमने इसको 4 में डिवाइड कर दिया इस तरह से। और यहाँ पे सीधा जो है यहाँ पे डिवाइड हो जाता है 2 में। मतलब अगर 46 क्रोमोसोम्स हैं तो ईच को 23 मिल गए। करेक्ट, करेक्ट। यस Yes, सर, 46 यानी 23 के पेयर का हाफ। आप यही तो बोलते हो कि जब आप अपने बॉडी में क्रोमोसोम्स की बात करते हो तो आप क्या बोलते हो? 23 पेयर pair of chromosomes. Yes, sir. क्रोमोसोम्स। यस सर। करेक्ट। जब 46 ही है पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, तो उसने 23 पेयर सबको कैसे बांट दिए? बेटा बांटे नहीं है, देखो आपकी बॉडी में 22 तो ऑटोसोम्स होते हैं। देखो बेसिक कहानी समझो, शायद आप ये चीज जानते भी हो। जानते हो ऑटोसोम्स? Yes, Yes, sir. sir. Tell me that. 1 पेयर क्रोमोसोम आप क्या बोलते हो इसको? सेक्स क्रोमोसोम का Yes, नाम sir. देते हो। पढ़ते हो ना ये चीज आप लोग? Yes, sir. तो यहाँ से XXXY। Sir, X या Y होता है। Correct. तो या इसको जब सेक्स क्रोमोसोम का या तो ये XX होगा या फिर ये XY देखने को आपको मिलेगा। जेंडर डिसाइड करता है। जेंडर डिसाइड करता है बेसिकली, है ना। तो जब फ्यूजन होता है ना, और जब फ्यूजन होने के बाद जब डिवीजन होता है, ये तब की कहानी है कि कैसे यहाँ पे XX बन रहा है या फिर XY बन रहा है। ये उस टाइम के फ्यूजन के बाद की कहानी है जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। बेसिकली हमें यहाँ जो पेयरिंग देखने को मिल रही है वो इन 23 में से ही हमें देखने को मिलती है। एक्चुअली इन क्रोमोसोम्स में से ही देखने को मिलती है। समझ आएगा? यस सर। ऑटोसोम्स का मतलब? ऑटोसोम्स का मतलब होता है जितने भी आपकी बॉडी में क्रोमोसोम्स मिल रहे हैं एक्सेप्ट सेक्स क्रोमोसोम। देखो सबकी बॉडी में सेक्स क्रोमोसोम कैसे होते हैं? अब कोई मेल है
तो उसकी बॉडी में 22 क्रोमोसोम्स तो एक जैसे होगा जिनको आप ऑटोसोम Yes, कह रहे हो, sir. और बाकी का जो Sir, लास्ट XY. क्रोमोसोम बचा, अगर कोई बॉय है तो इस बॉय की बॉडी में लास्ट का जो क्रोमोसोम हुआ वो कैसा हुआ, एक्स XY. वाई। Y. इसी तरह से अगर कोई गर्ल है तो उस गर्ल की बॉडी में बेटा जो 22 क्रोमोसोम्स हुए वो तो वैसे ही हैं, एक क्रोमोसोम जो है वो कैसा हुआ, एक्स एक्स हुआ। X. तो जो बढ़ते हैं वो कौन से होते हैं? कौन से वाले बचते हैं बेटा? मतलब अच्छा, आपने ये वाले बेटा आपकी बॉडी में कितनी सारी जीन्स हैं, आपकी बॉडी में कितने सारे डीएनए हैं प्रेजेंट, आपकी बॉडी में कितने सारे क्रोमोसोम्स हैं, सबका अपना अलग अलग रोल होता है। फंक्शन होता है। यस सर। सर ये जो होते हैं सर सेक्स क्रोमोसोम, सर ये भी तो दो में होते हैं ना, एक्स और वाई। सर ये दो अलग अलग हो जाते हैं तब के टाइम पे, राइट सर, हैप्लॉइड में। अपना रोल प्ले करता है। क्या ये बात समझ आई? यस सर। Yes, sir. और किसको नहीं आई जल्दी से बता दो। सर मुझे डिवीजन नहीं समझ आया। 43 पेयर्स होते हैं और 23 पेयर्स वो सब में बांट देते हैं, तो फिर से उसके खुद के पास क्या बचता है? सर 46 पेयर्स थोड़ी होते हैं सर, 46 क्रोमोसोम। टोटल हमारी बॉडी में, टोटल हमारी बॉडी में, टोटल हमारी बॉडी में कितने क्रोमोसोम्स हैं? 46 क्रोमोसोम्स हैं। Yes, इस sir. तरह की आप स्ट्रक्चर देखते हो ना, ये जो टोटल स्ट्रक्चर हैं ये आपकी बॉडी में इस तरह के 46 क्रोमोसोम आपको देखने को मिलते हैं। और आप ये तो जानते हो ना कि इन क्रोमोसोम्स पे हमें बताया गया है, हम पढ़ते हैं कि हमारे इन क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होती हैं? जीन्स। यस सर। The hereditary vesicles. पढ़ा है कि इसके अंदर बेसिकली ये पेयर में प्रेजेंट होती है ना। हालांकि हम इनकी बात नहीं कर रहे, हम तो अभी इनकी बात कर रहे हैं। तो ये जो हम डिवीजन करते हैं ना इनका, ये जो बात हम कर रहे हैं कि भाई इसमें हमारे दो टाइप के हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 22 पेयर जब हम बोलते हैं तो ऑटोसोम्स को बोलते हैं, और 1 पेयर जो होता है वो हमारा किसका होता है? सेक्स क्रोमोसोम। बात समझ आई बेटा मोक्षी का? यस सर। डाउट डाउट? हाँ पूछो। ये तो हो गया किस तरीके से डिवाइडेड है, हम्म, बट मतलब सपोज ये एक सेल है, उसने डिवाइड करा तो उसके पास 46 थे। नहीं एक सेल नहीं, देखो हम यहाँ कंप्लीट सेल्स के बारे में बात कर रहे हैं जो उसको बना रही हैं। अब सेल्स भी तो आपकी बॉडी में, क्या सारी सेल्स एक जैसी हैं? ये बताइए मुझे। नो सर। नहीं, No, sir. ये सारी सर डिफरेंट टाइप की है। तो हम तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं ना अभी, और मल्टी सेलुलर में भी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? जब हम 46 क्रोमोसोम के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लोग ह्यूमन के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब सेल टूटती है तो जरूरी थोड़ी कि वहां से वही कंडीशन हमें देखने को मिल रही है जो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली बात कर रहे हैं। सेल तो हर रोज टूटती है, बार बार टूटती है, बार बार बनती है। समझ रहे हो? यस सर। तो जब आप में कई सारी बनती है और कई सारी खराब होती है। करेक्ट, तो उसी को आप जब म्योसिस के उसी में आप बात करते हो, ठीक है। माइटोसिस में और म्योसिस में और भी अगर मैं आपको डिफरेंस बताऊं, जैसे कि अभी आप लोग पूछ भी रहे थे, तो इसमें जैसे मैंने आपको न्यूक्लियस के बारे में बताया ना, तो न्यूक्लियस की जब हमने इसमें बात की थी तो यहाँ न्यूक्लियस डिवाइड जब किया था, जब आपने इसमें देखा था तो न्यूक्लियस ने डिवीजन किया। यहाँ न्यूक्लियस जो डिवाइड करता है, इसमें जब हमें डिवीजन देखने को मिलता है ओनली वंस, हमें एक बार देखने को मिलता है। जबकि यहाँ जब हम न्यूक्लियस के डिवीजन के बारे में बात करते हैं तो वो कैसे देखने को मिलता है हमें? हाँ, डिवाइड्स ट्वाइस, हमें वो 2 बार देखने को मिलता है। जैसे कि आपने देखा n बना पे, n से हमने देखा n के भी n n n n इस तरह यस सर। नंबर। सर 4 हैप्लॉइड डॉटर्स है। 4 हैप्लॉइड, जैसे कि मैंने आपको इजी करने के लिए वहां पे 4 हैप्लॉइड लिख दिया था, राइट। ये चीज हमें उसमें देखने को मिलती है। जब आप म्योसिस के बारे में बात करते हो ना, तो इसका एक और नाम बच्चों आता है, जैसे जब आप पढ़ेंगे हायर क्लासेस में, इसको हम लोग रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Reductional division. ठीक है। और जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो इसको हम लोग इक्वेशनल डिवीजन या फिर इक्वेशन या इक्वल डिवीजन का नाम भी देते हैं, या फिर इक्वल डिवीजन का नाम भी देते हैं। क्या ये बात सबको समझ आई?
यस सर। सम Yes, sir. मियोसिस जो होता है सर, हम्म। उसमें जो 4 हैप्लॉइड सेल बनते हैं सर, वो आगे जाके डिप्लॉइड हो जाते हैं ना? बिल्कुल, आगे जाके जब जब फ्यूजन होगा, जब मिलेंगे तब होंगे ना वो। इसमें ना यस एक चीज, अब मैं और ज्यादा डिटेल नहीं जाऊंगा, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे मैं कुछ अभी बताने वाला था आपको, जैसे क्रॉसिंग ओवर की कंडीशन, लेकिन वो अभी नहीं, अभी वो आपके इतनी किसी काम की नहीं है, ठीक सर है। एक बार जो आपने 3 टाइप के वैक्यूल्स बताया वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। जैसे हमने उसमें बात की थी ना, फूड वैक्यूल, जैसे हम एक पढ़ते हैं इसमें, जैसे एक आप पढ़ते हैं इसमें वैक्यूल, वैक्यूल, ठीक है। और कौन कौन से पढ़ते हैं आप इसमें, जैसे एक आप पढ़ेंगे इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और फूड Food वैक्यूल। vacuole and contractile vacuole. रेप्टाइल एंड फूड। वैक्यूल, एक आप पढ़ेंगे इसमें फूड वैक्यूल। अच्छा, फूड वैक्यूल का जो एग्जांपल आप लोग पढ़ते हो, ये तो आप लोगों ने बहुत फ्रीक्वेंट पढ़ा होगा ना, Yes sir, sir amoeba का यस सर। केस. अमीबा का केस Yes. जैसे। ओके। Yes sir, अच्छा, जब वो engulf करते हैं तो एक vacuole बन जाता है उसके अंदर. करेक्ट 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 करेक्ट। तो जैसे नंबर 1 पे हम रखते हैं सैप वैक्यूल को। ये कॉमन फ्लूइड फिल्ड वैक्यूल्स होते हैं, ध्यान रखना। इनके अंदर क्या होता है, एक फ्लूइड फिल्ड वैक्यूल्स हमें देखने को मिलते हैं। अब सवाल ये कि कहाँ देखने को मिलेंगे सर, तो ये आपको प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों में देखने को मिलते हैं। कहाँ देखने को मिलेंगे, प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स में। यस सर। एनिमल में एक यंग प्लांट सेल में सैप वैक्यूल जो होते हैं, जब हम एनिमल्स के बारे में बात करते हैं ना, तो एनिमल्स में ये यंग प्लांट सेल में ये जो सैप वैक्यूल्स होते हैं, ये थोड़े से स्मॉल साइज के हमें देखने को मिलते हैं। कैसे देखने को मिलते हैं, स्मॉल साइज देखने को हमें मिलते हैं। जबकि जब आप एक एक्सक्यूज मी यहीं पे, जबकि जब आप प्लांट सेल के बारे में बात करते हो बच्चों, तो प्लांट सेल में आप इसमें क्या देखते हो, लार्ज लार्ज सेंट्रल, और आप ये भी देखते हो ना कि वो एक सेंट्रली बड़ा सा वैक्यूल जो है वो आपको देखने को मिलता है। Yes sir, sir वो 50 to 90% एरिया कवर कर देता है सेल का. वेरी गुड। कितना एवरेज भी हम कितना मानते हैं इसको, कि ये 50 to 90%। 50 to 90, यस। 50% एरिया जो है ये वैक्यूल जो है वो कवर कर देता है, मतलब सेल का वॉल्यूम जो है वो इतना कवर कर देता है, ठीक है। अच्छा, ये जो कवरिंग होती है मेम्ब्रेन की, सैप वैक्यूल की, इसमें हमें एक, जब आप वैक्यूल का स्ट्रक्चर बनाते हो तो आपको उसमें बाहर उसके कवरिंग देखने को मिलती है। सर टोनोब्लास्ट। एक्सीलेंट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सिर्फ इसलिए बताया गया है आपको यहाँ पे, क्योंकि उस लेयर का नाम पूछ लेते हैं कि जब आप उसको देखते हो तो उसका नाम क्या, तो होता है टोनोप्लास्ट। यस सर, आउटर कवरिंग। ठीक है, राइट। अच्छा, एक वर्ड आप और पढ़ते होंगे जब आप सैप वैक्यूल पढ़ते होंगे, तो एक वर्ड आप पढ़ते होंगे बच्चों, सेल सैप। क्या होता है ये सेल सैप बच्चों? Sir cell sap, सर मैं बताऊं? नहीं, वेट, आपका नाम सर बताओ। अर्नब. अर्नब रुको, मोक्षिका, कृष्णा, और कोई बच्चे कहाँ हैं बाकी सब? सर याद। अरे याद नहीं आ रहा, उसी के लिए तो हम रिवीजन कर रहे हैं, कोई बात नहीं। अर्नब बताओ, क्या बताना चाह रहे थे? Yes sir. सर जो सैप वैक्यूल होता है सर, उसकी जो बाउंड्रीज होती है टोनोप्लास्ट, उसके अंदर जो फ्लूइड रहता है वो सेल सैप होता है. और सेल सैप बेसिकली होता है, उसमें सॉल्वेंट वाटर होता है और डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस, कई सारे स्टोरेज सब्सटेंसेस होते हैं जैसे आयंस, विटामिन्स, मिनरल्स, और कई सारे जो एसेंशियल थिंग्स हैं जिसकी अभी तत्काल जो है सेल को जरूरत नहीं है, लेकिन वो उसे स्टोर करके रखता है. राइट, तो हम उनको बोल सकते हैं कि जो बेसिकली आपने वो एक तरीके से फंक्शनिंग हो गई ना, ये तो सब वैक्यूल की, तो ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये बेसिकली स्टोर करता है कुछ चीजों को, सब वैक्यूल। ओके सर। सर मेरे को भी यही लग रहा था सर, मतलब एक तरह से वैक्यूल के अंदर का साइटोप्लाज्म। करेक्ट, बहुत बढ़िया। ठीक है, शुगर हो गए जैसे, यस और सर, इनऑर्गेनिक अमीनो एसिड, सब्सटेंस प्रोटीन। या नाइट्रोजनस सब्सटेंस। सर अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड्स हो गए, जैसे आपके सर कई वाटर भी करता है। ऑर्गेनिक एसिड्स हो गए। वेरी गुड, जैसे कि वाटर भी अमाउंट ऑफ फूड एंड वाटर। सर हाँ, क्योंकि एनिमल में सर प्लांट में यही मेन काम होता है इसका, प्लांट करेक्ट। वाटर। नाइट्रोजनस सब्सटेंस। ये चीज समझ आई ना आपको? ठीक है। यस सर। इसके अलावा एक फंक्शनिंग में एक हम ये भी लिख सकते हैं इसमें, कि जैसे प्लांट्स में ये क्या करता है, ये डंप करता है,
डंप फॉर वेस्ट, है ना, जितने भी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, करता है नहीं करता? ये भी एक सर इसके अंदर प्लांट सेल में। सर समझ नहीं आया, सब वैक्यूल्स के अंदर आते हैं या फिर? नहीं, फंक्शनिंग में कह सकते हैं हम इसको, वैक्यूल्स के अंदर नहीं, फंक्शनिंग में कह सकते हैं हम इसको। तो मतलब डाल देता है प्लांट सेल अपना हाँ सारा हाँ कचरा। हम्म, और सर जो हार्मफुल होता है कचरा वो डालता है लाइसोसोम्स में। ओके सर। लाइसोसोम्स में, ठीक है, वो लाइसोसोम्स। ये थोड़ी सी बात इसमें सेपेक्यूल्स में। और एक चीज आप जैसे आप लोग लार्ज फंक्शन, जैसे हम लोग लार्ज पार्ट, हाँ बेटा कोई बोल रहा है कुछ अभी बच्चा? एक इम्पोर्टेंट फंक्शन सेपेक्यूल का, हाँ पूछो बेटा। यस सर, सर मैं ये पूछ रहा था सर, इसमें हम ये भी लिख सकते हैं क्या कि वो अंदर से थोड़ा सा टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है सेल को? बेटा वही पॉइंट मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये जो सेपेक्यूल से रिलेटेड अगर आएगा तो सेपेक्यूल्स हेल्प करते हैं, सेपेक्यूल्स हेल्प्स इन मेंटेनिंग टर्जिडिटी, ठीक है, मेंटेनिंग टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी, टर्जिडिटी एंड डिफरेंस क्या है दोनों के बीच? ऑफ द सेल। बेसिकली हार्डनेस को लेकर ही है, जहां तक एक बात है वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी को लेकर है। यहाँ ये वर्ड जो है हम थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी को लेकर यूज करते हैं, ठीक है। तो फिर टर्जिडिटी क्यों यूज किया? फ्लेक्सिबिलिटी कर देते सर, रिजिडिटी तो पहले यूज कर चुके। हाँ कर सकते हैं, आप कर सकते हैं चेंज अगर आप करना चाहें। यस सर, क्योंकि हमने रिजिडिटी या तो सिर्फ हम टर्जिडिटी बोलते तो सर समझ आता, हमने रिजिडिटी अलग। राइट, ठीक है बच्चों। अच्छा, एक भी ये भी होता है एक इम्पोर्टेंट फंक्शन, और एक आप लोग जैसे सुना होगा आपने कि ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन होता है ना, ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो सेपेक्यूल्स आर आल्सो रिक्वायर्ड इन ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यस सर। ये कुछ काम होते हैं। ऑस्मोसिस इसलिए तो डिफरेंट होता है सर बाकी सब एब्जॉर्प्शन से, क्योंकि इसमें वाटर ट्रैवल करता है एक जगह से दूसरी जगह पे, कंसंट्रेशन। बेसिकली जैसे आप बोलते हैं कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में भी पानी की जरूरत होती है सेल्स को। यस सर। तो वहां पे भी वो जो ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन कितना हो रहा है। फिर आप ये भी आप लोगों ने सुना होगा कि उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में पानी की जरूरत होती है, वो रूट से ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसको पहले रूट एब्जॉर्ब करती हैं, फिर वो जब रिक्वायरमेंट होती है जितनी पानी को वो ऊपर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए आगे शूट सिस्टम में पहुंचाती हैं। यस और सर। ऑस्मोटिक बैलेंस बनाए रखने के लिए एक प्लांट की बॉडी में या एक ट्री में क्या होता है, जो इसेंशियल वाटर नहीं होता, जिसकी जरूरत नहीं होती, वो क्या होता है, वो सारा आगे जाके इवेपोरेट हो जाता है। क्या हो जाता है? इवेपोरेट। और जिस प्रोसेस को आप लोग ट्रांसपीरेशन का नाम देते हैं, किसका नाम देते हैं? ट्रांसपीरेशन। तो ये सब ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर की कहानी है, जो कि प्लांट्स में इस सेप वैक्यूल्स की वजह से हो पाती है। तो ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन में सर कोई अंतर है? कोई बहुत ज्यादा नहीं। एब्जॉर्प्शन का मतलब यही है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ ये एपिडर्मल जो है ये लेयर, इन्होंने क्या कर लिया, पानी आपने यहाँ डाला और इन्होंने क्या कर लिया, उसको एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। और एब्जॉर्ब करने के बाद जब उसको रिक्वायरमेंट हुई तब उन्होंने पानी को जो है आगे ट्रांसपोर्ट किया। ओके सर, समझ आ गया, राइट। तो अकॉर्डिंग टू द डिमांड, अकॉर्डिंग टू द फिजियोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, ये प्रोसेसिंग जो है वो चलती है। भाई फिजियोलॉजी की डिमांड कैसी है उसके अकॉर्डिंगली तो चलेंगे ना बॉडी की। यस सर। ठीक है। तो आप जैसे मान लीजिए कि आप सारा दिन एक रूम में, एक गर्मी हो रही है बाहर 46 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और मैंने आपको चकाचक एकदम 20 डिग्री सेल्सियस में बैठा रखा है, और दूसरी तरफ दूसरा जो कैंडिडेट है, एक कृष्णा को मैंने बिठा दिया सपोज अंदर 20 डिग्री सेल्सियस में कि तू यहाँ बैठ,
और दूसरी तरफ मैंने अर्णव को लिया और मैंने कहा चल भाई बाहर 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो रहा है और फटाफट जो है 1 किलोमीटर रनिंग करके आ, तो किसकी बॉडी में वाटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी उस टाइम पे? ऑब्वियसली जो बाहर ज्यादा जो टेम्परेचर ज्यादा में जो सर्वाइव, तो दोनों की फिजियोलॉजिकल डिमांड उन कंडीशंस में अलग अलग है सर, जैसे कैक्टस और नॉर्मल प्लांट। करेक्ट, मैं वही दूसरा एग्जांपल आपको देने वाला था, जैसे कैक्टस और एक नॉर्मल प्लांट। आई होप कि आपको ये चीज जो है वो समझ आई हो सबको। यस सर। और सर ज्यादा ड्रास्टिक चेंज सर स्वाम्प वाले एरिया वाले प्लांट और कैक्टस सर, क्योंकि वो बिल्कुल ही डिफरेंट रीजन। करेक्ट करेक्ट बच्चा, करेक्ट। तो ये चीज समझ आई ना सबको? सबको आई? जल्दी से बता दो यार, सबको आई क्या? यस सर। सबको नहीं आई शायद अभी। मोक्षिका थी अभी बच्ची जिसने समझ आ गई, सबको आ गई, ठीक है। अच्छा, दूसरी जो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं वो हम बात करेंगे बच्चों फूड वैक्यूल के बारे में। फूड वैक्यूल्स के बारे में अब आप क्या पढ़ते हैं फूड वैक्यूल्स के बारे में? आपने क्या पढ़ा है कि जैसे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जिसमें हमने बात की थी अमीबा के बारे में। अमीबा के बारे में तो आप लोग बहुत छोटी क्लास से पढ़ते हैं। तो अमीबा हो गई, इसकी जो अमीबॉइड सेल्स होती हैं, यहाँ क्या करती हैं ये अमीबा की सेल्स? क्या करती हैं कि यहाँ पे इसका जैसे मान लीजिए न्यूक्लियस हो गया और ये इसका बॉडी में क्या हो गया, फूड वैक्यूल हो गया। तो जैसे ही जब फूड अंदर आता है तो ये क्या करते हैं, जितने भी जो फूड वैक्यूल्स होते हैं, कि जैसे इसकी बॉडी में फूड आएगा तो ये क्या करेंगे वैक्यूल्स, इसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करेंगे ना? यस सर। अटैक का मतलब क्या बता रहा हूँ मैं बच्चों? अटैक का मतलब सर डाइजेस्ट करना, मतलब उसको डाइजेस्ट, यानी कि वो एंजाइम रिलीज करेंगे, हार्मफुल एंजाइम्स। हार्मफुल एंजाइम्स तो खैर क्या कहें, हम इसको कह सकते हैं कि एंजाइम्स या फिर डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है वो रिलीज सर जो करेंगे। नॉर्मली लाइसोसोम्स के अंदर होते हैं, जो कैसे होते हैं कि जो इंजेस्टेड फूड पार्टिकल्स होंगे वो फ्यूज कर जाएंगे विद लाइसोसोम्स। किसके साथ? लाइसोसोम्स के साथ। और फिर ये क्या करेंगे, ये वैक्यूल्स को जो फूड वैक्यूल्स हैं इसको आगे फर्दर ब्रेक डाउन करने में अपना यस सर। सर इनसे सुसाइडल बैग ही कहते हैं सर, क्योंकि ये इसके अंदर ही सब सर, जैसे नॉर्मली किसी को सुसाइड करनी होता है और उसके अंदर एक बैग के अंदर वो अपना सब मारने वाला सामान रख देता है, जैसे उस पर कोई अटैक होता है तो वो सुसाइड कर लेता है सर, वैसे ही ये सेल करता है। वैसे ये सेल करता है कुछ उसी तरह से, ठीक है? ये सर, चीज समझ रहे हैं? यस सर, जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, वैसे ही हम अमीबा में उसको फूड वैक्यूल कह सकते हैं। फूड वैक्यूल, हाँ देखो हमारी बॉडी में देखो न्यूट्रिशन के जो स्टेप्स होते हैं ना बच्चा, यहाँ पर भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। ये चीज पढ़ी है आपने? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्या ये चीज पढ़ी है आपने? यस सर। सर ये एक वे ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसको अमीबा फॉलो करता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की जब हम लोग बात करते हैं ना बच्चों, तो यही चीज हमें एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलती है और यही चीज हमें एक अमीबा की बॉडी में भी देखने को मिलती है। यहाँ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमें कुछ 5 स्टेप्स देखने को मिलते हैं, जैसे आप बोलते हो इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। उसी तरह से हमें यही चीजें कंडीशंस देखने को मिलती हैं अमीबा की बॉडी में। यस सर। हमारी बॉडी में जब हम बात करते हैं कि हमारी बॉडी में जो डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है, वो डाइजेशन की प्रोसेस हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कंप्लीट होती है, हम ये चीज कहते हैं। अब यहाँ बेचारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के पास नहीं रहा, क्या नहीं है? स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं है, इंजेक्शन के लिए माउथ नहीं है, डाइजेशन के लिए माउथ और स्टमक दोनों है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, तो हम इसको कुछ भी मान सकते हैं। बात समझ आ रही है? तो हम इसका ये जो कंडीशन है, अब आप इसको बेटा इसका चाहे आप इसको इसका माउथ कहो जो कि इसके पास नहीं है, चाहे आप इसको अपने स्टमक से कंपेयर करो इसके पास जो कि नहीं है, अब चाहे आप इसको इसकी अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन से कंपेयर करो जो कि इसके पास नहीं है। इसके पास तो एक सिंगल सेल है ना, इसके पास तो एक सिंगल सेल है, वही सारे काम कर रहे हैं। यस सर, क्योंकि इसके पास स्पेसिफिक माउथ और एनस नहीं है और सिर्फ डाइजेशन के लिए भी एक स्पेसिफिक फंक्शन किसी ऑर्गेनल के पास नहीं है, जबकि हमारी बॉडी के पास है, जो कि हमारी बॉडी के पास है। तो बेटा किसने पूछा था ये सवाल? ये क्वेश्चन किसने पूछा? अर्णव। तो अर्णव समझ आई ये बात बेटा? अब आप इसको जो कहना है आप इसको कह सकते हैं इसके अकॉर्डिंगली, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए।
हाँ, फंक्शनिंग उसकी उस तरह से हो रही है। ये बात समझ आई ना? यस Yes, सर sir. मतलब अमीबा ऐसा ऑर्गेनिज्म है Yes, sir, जिसमें mode कुछ of भी nutrition सर्टेन का नहीं है, same है. पर वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करता है। यस यस, करेक्ट। ठीक है, चलो Yes, आगे। sir. यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है? यस सर, हाँ नो सर. डाउट। ठीक है। ओके, उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट इसमें बच्चों, तो हम उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये जिन्होंने सवाल पूछा था वैक्यूल के ऊपर, मुझे उनकी आवाज नहीं आ रही है। यस सर। अच्छा यही हो, ठीक है ठीक है। नहीं मुझे लगा सो गई शायद, बच्चे नहीं आजकल सो। ऐसा नहीं है, नींद भी अच्छी आती है, पता है मैंने सुना है ऐसा क्लास के टाइम पे नींद बड़ी अच्छी आ जाती है बच्चों को कभी कभी। ऐसा नहीं नहीं है। और वैसे भी नो ऑनलाइन में तो आराम से एकदम सोफा पे या बेड पे लेट के मस्त एकदम क्लास चल रही होती है ना? सर नहीं जिस क्लास में मन नहीं लगता है सर उसमें तो नींद आ ही जाती है। अच्छा, जिसमें मन नहीं लगता तो अभी नहीं, सवाल मेरा यही था बेसिकली। तो क्या अभी नींद आ रही है, नहीं आ रही है? सर नो अभी सर। नहीं आ रही है। No sir. तो मन लग रहा है मतलब। यस यस सर। तो मुझे सर कॉन्ट्रैक्टाइल आपको वैक्यूल। मन क्यों नहीं लगे? अरे 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 अरे, लेकिन हमारी मुलाकात तो पहली बार हुई है। यस सर। अच्छा, यस मेरे को सर। मेरा नाम जानते हो आप लोग? No sir. नो नहीं सर। जानते। माय नो नेम इज सर। गौरव शर्मा। सर आपने हमारे फिजिक्स सर की शायद आईडी से लॉगिन किया है। अच्छा अच्छा, मैं आपके फिजिक्स सर की आईडी, हाँ हो सकता है। सो मेरा नाम Yes गौरव sir, शर्मा sir. है। और आप मेरे लेक्चर्स देख सकते हो केल्विन के अपने चैनल पे, तो देखा ही होगा मुझे शायद। आप लोगों ने केल्विन के चैनल पे देखा है मुझे? यस No सर। sir. सर नहीं देखा तो बहुत सर बार आप लाइव कौन सी सेशंस। क्लास को पढ़ाते हैं? मैं बेटा 9 10 11 12 कॉम्पिटिटिव नहीं एग्जाम्स। सर, सर यूट्यूब पे. सर वीडियो ऑन कर लीजिए, अभी देख लेंगे। अच्छा अभी देखेंगे, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल मैं एक अलग जगह बैठा हूँ ना, इसलिए तो वीडियोस के साथ भी मिलूंगा। ठीक है, सो मैं यही देखना चाह रहा था कि आप कहीं आप मुझे ये ना समझे कि मैं फिजिक्स वाले सर तो नहीं हूँ आपके। सर क्लास में स्टार्टिंग जब में सर चैट पे यही सर बात हो रही स्टार्टिंग थी। में तो सर यही हुआ था. अच्छा, सर स्टार्टिंग में ये हुआ था। तब तक आप कुछ बोले नहीं थे ना, तो मुझे लगा क्या पता मैं बायोलॉजी ले आई और फिजिक्स की क्लास। यस सर। ओके ओके ओके, चलिए तो बायोलॉजी के साथ ही हम लोग डील कर रहे हैं अभी, और आगे भी मैं जब जब आपसे मिलूंगा बायोलॉजी के साथ ही डील करूंगा। ठीक है, चलो तो आते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स पे। तो ये जो अपर होते हैं ये कुछ यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स के बारे में जब हम लोग बात करते हैं बच्चों, तो हम लोग इनके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि हमें ये देखने को मिलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स जो होते हैं। जैसे कि अभी हमने एक एग्जांपल लिया ही था जिसमें हम लोग बात करते हैं अमीबा के बारे में। जैसे हम लोग और भी ऑर्गेनिज्म ले लेते हैं इसी का साथ ही, जिसके बारे में आप लोग पढ़ते हो, जिसको आप पैरामीशियम के नाम से भी यस सर। जानते हो। सर ठीक है, एलगी भी है. हाँ बेटा। सर एलगी. क्या होती है? सर वो भी तो सर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म. ठीक है। So the vacuoles, these kind are specialized to collect liquid from this cell. इनका जो काम है लिक्विड को कलेक्ट करना सेल से। ठीक है, सो ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स का जो काम होता है ना, ये काम क्या है? इसका काम है ऑस्मो रेगुलेशन का, नंबर 1 ऑस्मो रेगुलेशन, एंड नंबर 2 इसका जो फंक्शन है, दूसरा जो फंक्शन है इसका वो होता है एक्सक्रीशन का। इसका होता है एक्सक्रीशन का। ठीक है, तो अब ये एक्सक्रीशन करता कैसे है? जैसे मान लीजिए कि ये कोई सेल है, ये कोई ऑर्गेनिज्म है, ये इसके आसपास जो है ये फ्लूइड प्रेजेंट है, तो सेल क्या करती है, या इसके आसपास जो है फ्लूइड प्रेजेंट है, सेल क्या कर लेती है, जब किसी चीज के अंदर आप कोई चीज भरते चले जाओगे तो एक कैपेसिटी के बाद क्या होगा? हट जाएगी। फट जाएगी,
टूट सर जाएगी, यही वो burst कंडीशंस आपको देखने को मिलेगी ना। तो क्या होता है, वैक्यूल्स होते हैं, the vacuoles are basically specialized to collect liquid। ये क्या करते हैं, लिक्विड को कलेक्ट करती रहती है, जिससे क्या होता है कि जब सेल के अंदर ये लिक्विड भरता चला जाता है तो सेल क्या कर जाती है, सेल स्वेल अप हो जाती है। क्या हो जाती है, Yes. सेल स्वेल अप हो Yes, sir. जाती है। ऐसे में क्या होता है, स्वेल अप होने के बाद एक कंडीशन ऐसी आती है कि सेल जो है वो फट जाती है, बस्ट हो जाती है, और जितना भी जो वेस्ट होता है वो सारा उससे बाहर आ जाता है। इसको बोलते हैं एक्सक्रीशन होना वेस्ट का। क्या बोलते हैं इसको, एक्सक्रीट आउट करना। ये जो काम होता है फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स में, बेसिकली यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में, ये इन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स की वजह से ही ये फंक्शनिंग हो पाती है बच्चों। ये बात समझ आई ना सबको, ये बात समझ आई सबको? तो बेटा ये सर Yes. बोलो सर बेटा। आप ये कह रहे हैं कि एक्सक्रीशन में मतलब जो बर्स्ट हो जाता है ये इस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की वजह से होता है? हाँ, ये मेंटेन करके रखता है इस चीज को। They are actually take part in the osmoregulation and the excretion. Anyone know the point what is which is the osmoregulation is? What is osmoregulation? जितना भी जो osmotic balance होता है इन organisms की body So में, मतलब water का balance outside the plasma membrane and inside. water and ionic balance जो होता है ना, वाटर और आयंस का बैलेंस बनाना बेसिकली बॉडी के अंदर, इसको बोलते हैं हम ऑस्मो रेगुलेशन। देखो ऑस्मो का मतलब ये जो ऑस्मो प्रोसेसिंग जो होती है इन जो मूवमेंट होती है इन आयंस की, वाटर की, और रेगुलेशन का मतलब होता है रेगुलेट करने से, तो उसको रेगुलेट करके रखना। Yes, sir. ये बात समझ आई बच्चों सबको? Yes, यस sir. गुड, वेरी गुड। तो किसी ने सवाल पूछा था वैक्यूल्स से रिलेटेड, क्या ये चीज क्लियर हुई? Yes, चीज sir. क्लियर? Yes, sir. Then any doubt anyone have? Any other doubt? Yes. Yes, sir. हाँ, सर cell- मुझे पूछना था सर, व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू क्लासिफाई बैक्टीरिया, गिव एग्जांपल। सर इसको सर इन वर्ड्स कैसे लिखेंगे सर, एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई क्यों नहीं कर सकते? दे आर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बेसिकली। They have the membranes, they have the cell wall surrounding their body which protect them from the various kinds of other pathogens, right? यस अब ये सर। और पूछिए, और क्या लिखवाना है इसमें? सर मतलब सर क्वेश्चन पूछा है कि इसमें डिफिकल्टी क्या है, बैक्टीरिया को क्लासिफाई क्यों नहीं कर सकते, डिफिकल्ट क्यों है, और सर इसके एग्जांपल पूछे हैं, तो सर इन्हें सर एक आंसर से पैराग्राफ में कैसे लिखेंगे? अच्छा, तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि हम लोग बैक्टीरिया के बारे में जानते क्या है, बताइए क्यों क्लासिफिकेशन डिफिकल्ट है? आपको एक चीज जाननी होगी कि बैक्टीरिया, पता है आपको, एक ऐसा, प्रोकैरियोट्स में बेसिकली आप लोगों ने प्रोकैरियोट्स पढ़े थे ना सारे? आप लोगों ने प्रोकैरियोट्स पढ़े थे ना? यस सर। Yes, sir, आपने पढ़े थे। आपने प्रोकैरियोट्स में आपने एक चैप्टर पढ़ा है क्लासिफिकेशन। आपने क्लासिफिकेशन में बैक्टीरिया को कहाँ प्लेस किया था? सर उसमें मोनेरा में। मोनेरा सर, के अंदर। मोनेरा में। आपने वहां देखा होगा कि ये जो बैक्टीरियाज हैं ये आपको एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में भी देखने को मिल रहे हैं। आपने अगर वहां सीखा हो तो ये स्टेबल नहीं है सर, ये कहीं से भी किसी के सॉल्ट एनवायरनमेंट में नहीं कंडीशन है। में भी देखने को मिल रहे हैं, करेक्ट? ये यस सर, और एसिड में भी। हॉट कंडीशंस में भी देखने को मिल रहे हैं, एक्सेट्रा। तो इन सब चीजों को देखते हुए मैं ये कह सकता हूं कि भाई ये बैक्टीरिया जो है ये स्टेबल तो है ही नहीं। ये स्टेबल कहाँ है? इनके अंदर कहीं भी मुझे स्टेबिलिटी देखने को नहीं मिल रही, क्योंकि ये मुझे सब तरह के जितने भी जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं, चाहे वो एक्सट्रीमली कोल्ड हो या एक्सट्रीमली सॉल्टी कंडीशन हो या हॉट कंडीशन हो, मुझे सब जगह देखने को मिल रहा है। तो मुझे इनके अंदर स्टेबिलिटी देखने को कहीं भी नहीं मिली। ये हर कंडीशन में खुद को ना ढालने के लिए कोशिश करते रहते हैं बैक्टीरियाज। अब चाहे वो ये कंडीशन हो या ये कंडीशन हो, और चाहे
आपकी बॉडी की अंदर की कंडीशंस हो, ये कहीं भी खुद को रेगुलेट करने की कोशिश करते रहते हैं, अडेप्ट करने की कोशिश करते रहते हैं। कोई भी एनवायरनमेंट हो, कैसा भी एनवायरनमेंट हो, चेंज होता रहे, ये उसके अंदर खुद को अडेप्ट करने की कोशिश करते रहते हैं। ठीक है, तो Yes, अगर sir. हम लोग, जब आप लोगों ने उस चैप्टर में एक वर्ड और पढ़ा होगा, ये वर्ड स्पीशीज पढ़ा था ना? Yes, sir. यस सर। तो इनकी इस लेवल पे, स्पीशीज लेवल पे इसको डिफाइन करना आसान नहीं है, इसको इस लेवल पे क्लासिफाई करना आसान नहीं है, क्योंकि इसके अंदर स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है हमें। Yes, sir. यस सर ये स्टेबल नहीं है सर। ये ऐसी बात है, वायरस को भी हम नहीं कर सकते और बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया हाँ। ऑलराउंडर है सर, सब जगह पे मिल जाएगा, वायरस कहीं पे बेटा भी नहीं मिलेगा। ये जो आपका अच्छा वर्ड है ऑलराउंडर, ये मैंने इसलिए यहाँ पे इतनी सारी कंडीशंस लिखी, ये मैंने क्यों बताई, ये इसलिए तो बताई। यस सर। ठीक है, तो वो कहीं भी सरवाइव कर सकता है। यस सर, सही है, हर जगह सरवाइव कर सकता है, वायरस सब जगह नहीं कर सकता, इसलिए दोनों को क्लासिफाई करना मुश्किल है। लेकिन एक चीज और, बैक्टीरिया को मारना आसान है एज कंपेयर टू वायरस। यस सर, क्योंकि ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में आता है फुल्ली, नॉट लाइक वायरस जो एज पे खड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल बच्चा, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, और कोई सवाल बच्चों? अच्छा Yes, लार्जेस्ट sir. पूछो बेटा। सर मुझे ये पूछना था कि जो लाइजोसोम्स होते हैं वो हाँ। प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होते हैं क्या? लाइसोसोम्स का फंक्शन पहले क्या होता है, सबसे पहले वहां से स्टार्ट करो। सर उनका फंक्शन तो होता है किसी भी फॉरेन या फिर जो अनवांटेड मटेरियल है जो सेल में किसी प्रकार एंटर हो गया है और सेल को डैमेज कर सकता है, तो वो उसी को पूरा इंगल्फ कर लेते हैं अपने एंजाइम्स की मदद से। फैगी नेचर, जिसको हम बोलते हैं फैगी नेचर। फैगी मींस बताइए। सर फूड पार्टिकल? नो नो नो, फैगी नेचर Food का particle. मतलब है जैसे कि नो फैगी, फैगी PHAGY, फैगी। फैगी सब वाटर लाइक फैगी बोलते हैं जैसे किल करने वाला, घेर के सर मैं फैगो पे चला गया। घेर के मारने वाला, घेर के मारने वाला उसको बोलते हैं। यस सर। तो उसको बोलते हैं फैगी नेचर। तो लाइसोसोम्स की जब आप बात करते हो, बेसिकली वहां पे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जब आप बात करते हो एनिमल बॉडी के बारे में, स्लाइड्स ऐड करनी थी मुझे कुछ, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताता हूँ उसको। तो जब आप बात करते हो ना किसके बारे में, जब आप एनिमल बॉडी के बारे में बात करते हो, तो एनिमल बॉडी में लाइसोसोम्स आपको देखने को मिलते हैं। यस, लेकिन जब आप इस फैक्ट, क्योंकि एनिमल्स को ज्यादा ड्रास्टिक कंडीशंस जो है वो देखने को मिलती हैं, कंडीशंस होती है ना सर कई, उन्हें लोकोमोशन करना पड़ता है। लोकोमोशन करना पड़ता है। ये प्लांट्स की जब आप बात करते हो तो प्लांट्स को ज्यादा लोकोमोट नहीं करना पड़ता, इसको ज्यादा अपने फूड और शेल्टर के लिए ज्यादा मूव नहीं करना पड़ता, है ना। लेकिन एक एनिमल को अपने फूड और शेल्टर को लेने के लिए बहुत ज्यादा लोकोमोट करना पड़ता है, राइट। और इन सब चीजों से बॉडी की जो फिजियोलॉजी है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। तो नेचुरली जब हम देखते हैं तो लाइसोसोम्स बेसिकली हर एनिमल सेल के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, बट जब हम प्लांट की बात करते हैं तो यहाँ रेयरली हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि सर ऐसा क्यों, जब हम इसको बोल रहे हैं कि एक तरफ कि इनका फैगी नेचर होता है, तो क्या फैगी नेचर प्लांट को जरूरत नहीं होगी कि इसकी बॉडी में जब कोई फॉरेन मटेरियल एंटर करेगा या जो इसकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, तो वो लाइसोसोम्स का जैसा फैगी नेचर होता है तो वो प्लांट्स को भी बचा सके? तो हम कहते हैं नहीं। सर यहाँ पे क्या हम सेल वॉल को रीजन दे सकते हैं? एक्सीलेंट, क्योंकि प्लांट्स के पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है, तो उसको इस तरह के फैगी नेचर वाले इस तरह के लाइसोसोम की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ती। यस सर। ठीक है, तो यही एक रीजन होता है कि वहां उसको बचाने वाली सेल वॉल है, जबकि एनिमल्स की बॉडी में हमें इस तरह के फैगी नेचर वाली लेयर या सेल वॉल जो है देखने को
नहीं मिलती जो उसको प्रोटेक्ट करके रख सके, तो यस सर। ज्यादातर सर जैसे हमें कपड़े रखते हैं, हमें बालों की नहीं जरूरत, जैसे सर जानवरों को होती हाँ, जैसे जैसे दोबारा बताओ क्या कहा बेटा आपने? जैसे सर जैसे हमें अब हम कपड़ों में अडेप्ट कर चुके हैं, अब हमारे बाल नहीं आते एवोल्यूशन के कारण, क्योंकि अब हाँ हम अपने आप से रह सकते हैं, जबकि जानवर इतने नहीं हुए इवॉल्व, तो उन्हें अभी बाल चाहिए उनके एनवायरनमेंट के कारण। हाँ, क्योंकि उन्होंने अभी उस तरह से खुद को अडेप्ट नहीं किया, है ना? यस हम ये भी कह सकते हैं। तो ये चीज है बेटा इसमें। तो ये चीज इसके अंदर देखने को मिलती है। ओके सर। तो सर इसमें मैं नहीं, मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि सपोज हमें प्लांट सेल का अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो उसमें हम लाइसोसोम्स नहीं बनाएंगे ना? नहीं बनाओगे, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे आपके, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम ओके नहीं। सर क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं बनाया गया था और हमारी मैम ने बताया था कि वो नहीं प्रेजेंट रहते हैं। हाँ, तो आप जब देखोगे ना तो आपको उसमें लाइसोसोम्स, अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सपोज अगर बनाते हो, तो मैंने रेयर, देखो मैंने ऐसा नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि नहीं है, मैंने यहाँ पे एक ये वर्ड सर यूज आपने किया है, रेयरली कहा है। मैंने रेयर लिखा है। यस सर। तो अगर आप एक छोटा सा डॉट बराबर भी स्ट्रक्चर बना के ऐसा दिखा दो ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। ओके ठीक है? सर। ओके सर। हाँ जी बच्चों। तो बच्चों सेल्स चैप्टर से कोई और डाउट आप लोगों के? नो सर। मैं बताता हूँ आप लोगों को, इसमें अच्छे से करना है। जैसे आपको, आप लोग बहुत अच्छे हो सब लोग, और अच्छे अच्छे सवाल पूछे आप लोगों ने, मुझे काफी अच्छा लगा। लेकिन अब आप बातें हैं आपके एग्जाम्स के लिए, जो कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं, जो आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। जैसे कि अगर मैं शुरुआत से बोलूं, तो मैंने इस चैप्टर की जब शुरुआत की थी, so initially I asked about some names कि do you know about that कि who was Robert Yes, Brown, यस या सर, सब वो याद है। ये चीज सब आपको पता है। एक नंबर का क्वेश्चन जो है वो जरूर आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है कि ये डिस्कवरी किन्होंने की थी, या इसकी डिस्कवरी किसने की थी। ऑब्जेक्टिव यस क्वेश्चंस सर। पूछे जा Yes, सकते हैं। तो sir. एक सर चीज जब बच्चों डिफाइन कर रहे होते हैं तब उनके फंक्शंस या उनकी डिस्कवरी भी लिखनी पड़ती है। लिखनी पड़ती है। वेरी गुड, एक अच्छा इंप्रेशन जाता है, Yes, इम्पैक्ट अच्छा sir. जाता है टॉपिक पे। वेरी गुड। दूसरी तरफ बेटा इसमें जो नाम आता है सेल थ्योरी का, 3 मार्क्स का क्वेश्चन या 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है। डिस्कवरी किन्होंने की? शेल्डन और श्वेन ने की। ईयर इतना जरूरी नहीं है, फिर बता रहा हूँ। इवन इन फ्यूचर आप लोग आगे जाके भविष्य में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करेंगे, तो ईयर इतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी उनकी नेमिंग होती है कि डिस्कवर्ड बाय। यस सर। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। दूसरी चीज, यहाँ पे आप 3 पॉइंट्स लिख के 4th पॉइंट में आप वायरसेस के बारे में एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। उसके बाद इसमें डिफरेंशिएट पूछा जाता है कि ऑर्गेनिजम्स को आप 2 टाइप में डिवाइड करते हो, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। लेट्स सपोज कि वहां पे कुछ पॉइंट्स आपसे बोले गए हैं कि आप किस पॉइंट्स के बिहाफ पे उनको डिवाइड करोगे, तो आप उनको सेल नंबर, फंक्शन, डिवीजन ऑफ लेबर, रिप्रोडक्शन, लाइफ स्पैन, इन कुछ पॉइंट्स या इन कैरेक्टर्स के बिहाफ पे आप यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर सकते हो। उसके बाद एक सवाल यहां से बन सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन इन द टेबुलर फॉर्म और प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो ये चीज भी आप अच्छे से जानते होंगे कि प्रोकैरियोट कैसी सेल्स होती हैं और यूकैरियोटिक सेल्स कैसी Yes, होती हैं। sir. यस किसी ने सर। भी कोई डाउट नहीं पूछा इससे रिलेटेड, तो शायद मेरे ख्याल से ये सब आप सभी लोग जानते हो। जैसे सर कि ये मैं तो सर मेन उसमें भी लिख देते हैं हम, सेल में सर पहले भी पूछा हुआ है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। Yes, और ये sir. और बाकी भी वर्ड्स जैसे कई आते हैं, जैसे न्यूक्लियोलस होता है एक वर्ड, और एक वर्ड न्यूक्लियस होता है। ये भी आप लोग जानते होंगे यस कि सर। दोनों सर न्यूक्लियोलस। सर करेक्ट बताइए। न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस का न्यूक्लियस के सेंटर अंदर होता होता है है, सर। और सर और सर न्यूक्लियोलस राइबोसोम का प्रोड्यूस सेंटर करता है। वो प्रोसेसिंग सेंटर होता है। करेक्ट। तो ये चीज आपको प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट देखने को मिलती है, एब्सेंट होती है या नहीं देखने को मिलती यस सर। है। ठीक है। उसके बाद बच्चों तब इसमें वो जो इवॉल्व नहीं हुए इतने। इवॉल्व नहीं हुए इतने। करेक्ट। उसके बाद आप इसमें देखते हैं जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं सेल के, जिसमें आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बारे में स्टडी करते हैं। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थ्योरी भी आप लोग जानते होंगे, जिसमें आप फ्लूइड मोज़ेक सैंडविच मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। यस सर। मैंने आपको मॉडल। इनिशियली मैंने आप लोगों से नाम भी पूछा था, जिसमें आपने बताया था सिंगर और Single or निकोलसन। Nicholas. यस सर। करेक्ट। ठीक है। और इसके अलावा इसमें आप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पढ़ते हैं, जिसमें आप एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में जानते हैं। और एक कॉन्सेप्ट और आता है इसमें, जिसमें हम लोग टोनिसिटी के बारे में Quantity. पढ़ते हैं। Yes, sir. ठीक है, जिसमें आप Hypotonic.
आइसोटोनिक सर और हाइपरटोनिक। सर एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट में एक बार डिफरेंस बता दीजिए सर, ये नहीं पता। अच्छा, ये नहीं पता। तो देखिए, जब भी आप ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन आपका दो तरीके से होता है। आप लोगों ने अभी जैसे डिफ्यूजन के बारे में पूछा था, आप लोगों ने मेरे से अभी ऑस्मोसिस के बारे में पूछा था, राइट ना? तो ये जो ट्रांसपोर्ट होता है, ये ट्रांसपोर्टेशन कहाँ होता है? ये ट्रांसपोर्टेशन की जब आप लोग बात करते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस बात करते हैं कि किस मॉलिक्यूल को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, सपोज ये इनसाइड है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड है, किस मॉलिक्यूल को अंदर जाना चाहिए, किस मॉलिक्यूल को सेल से बाहर जाना चाहिए, ये चीज आपको बताती है क्या? ट्रांसपोर्टेशन को लेके। जब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, तो इसमें दो टाइप्स जो हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें आप एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरी तरफ आप पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें एनर्जी खर्च नहीं होती बॉडी के अंदर, यानी कि जिस ट्रांसपोर्टेशन के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ ऑस्मोसिस, जैसे कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ऑस्मोसिस Yes. और डिफ्यूजन जो है, ये दोनों ही इसका पार्ट है, ध्यान रखिएगा। ऑस्मोसिस, हाँ, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन जो है वो दोनों ही इसका पार्ट है, जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमें नहीं होती। जबकि दूसरी तरफ जो आपका ट्रांसपोर्टेशन है, उसमें आपको ट्रांसपिरेशन ट्रांसपीरेशन हो गया, राइट? फोटोसिंथेसिस। जैसे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो गई, ठीक है? तो ये चीज आपको उसके अंदर देखनी है। ये चीज समझ आई? यस सर। सर तो मैं ये पूछ रहा, जैसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमें एटीपी की जरूरत पड़ता है लेकिन पैसिव में नहीं पड़ता। नहीं पड़ता, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट आपको चाहिए सेल्स यस सर। सर इसे ऐसे भी कह सकते हैं ना, एक्टिव जिनके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा है, पैसिव करेक्ट, जिनके अंदर एनर्जी नहीं है पैसिव है। एक्टिव मतलब हाइपर एक्टिव है, हाइपर एक्टिव है। यस सर। एक्टिव एनर्जी चाहिए, हाइपर एक्टिव है तो कैसे है? एनर्जी की वजह से एनर्जी चाहिए। किस में Yes, चाहिए? sir. एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी सर किस में नहीं पैसिव चाहिए? यानी शांत, पैसिव शांत, यानी एकदम। शांत। बिल्कुल शांत, ठीक है? तो बच्चों, ये चीज आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं, और उसके बाद बेटा फिर इसमें सारे जितने भी जो सेल ऑर्गेनेल्स आप लोग देखते हैं, थोड़े थोड़े फंक्शंस उसके आपको पता होने चाहिए, एक एक दो दो। और उसके बाद लास्ट में एक सवाल इसमें बनता है, जिसमें कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। यस सर। तो ये कुछ सवाल हैं जो आप लोग अच्छे से यहाँ से करना बच्चों, सेल वाले चैप्टर से। यस सर। पर मेरे पापा सर वो भी साइंस के टीचर है सर, वो कहते हैं कि सीबीएसई के डिफरेंस लिखो, क्योंकि आपने सर केल्विन वाले में ज्यादा डीप दे रखे हैं, उसके मार्क्स नहीं देते। बिल्कुल ठीक कहते हैं, बिल्कुल ठीक कहते हैं। नहीं, मार्क्स नहीं देंगे ऐसा नहीं है। देखो, ऐसा नहीं है कि मार्क्स नहीं देंगे। आप बस एक चीज रखो कि आप, जैसे मैं सपोज प्लांट सेल और एनिमल सेल ही कर लूं, आप लोग प्लांट सेल और एनिमल सेल में कैसे डिफरेंस बता सकते हो? भाई मैं जो सबसे पहले बताऊंगा, मैं ये कहूंगा कि मुझे प्लांट सेल, सेल वॉल वाक्यूल, सेल वॉल का, क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट का डिफरेंस है, ठीक है? सर प्लांट उसके सेल बाद फिर सर सेंट्रियोल्स, और उसके बाद फिर लाइसोसोम, फिर गोल्गी। बिल्कुल सिंपल डिफरेंस के बारे में बात कर रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल भी उठाऊंगा ना, मैक्सिमम 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। मैं पांच पॉइंट आपको बिल्कुल सिंपल बता दूंगा। देखो, जैसे क्लोरोप्लास्ट को लेके एक जगह प्रेजेंट है, दूसरी जगह एब्सेंट है। दूसरा डिफरेंस सेल वॉल को लेके, प्लांट सेल में प्रेजेंट है, एनिमल सेल में एब्सेंट है। तीसरा मैं कह सकता हूँ, जैसे अभी हम लाइसोसोम्स के बारे में बात कर रहे थे, आप वहां पे लिख सकते हो कि यूजुअली डू नॉट कंटेन लाइसोसोम्स, ठीक है? यूजुअली डू नॉट कंटेन, यूजुअली लिखना, जबकि वहां पे जो है प्रेजेंट आपको देखने को मिलते हैं। लिमिटेड मूवमेंट देखने को मिलती है आपको प्लांट सेल में, आपको ज्यादा मूवमेंट देखने को मिलती है प्लांट सेल के अराउंडिंग। इस तरह के डिफरेंस ही अगर आप बनाओगे तो 5-6 तो ऐसे ही बन जाएंगे आपके। यस सर। 5 नंबर में मैं सर साफ लिख के आया था सर, वो कह रहे थे कि थैलाकोइड्स वाला डिफरेंस नहीं होगा क्लोरोफिल के अलावा। हाँ, क्योंकि थाइलाकोइड आप इतना ज्यादा पढ़ते नहीं हो ना एनसीईआरटी में बेटा। यस सर। हाँ, इसीलिए, सिर्फ इसीलिए ये चीज थी उसमें। ठीक है बच्चों, तो यस सर, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग करेंगे टिश्यू वाले चैप्टर को, ठीक है? तो आप लोग टिश्यूज से, हाँ, तो जो भी डाउट्स आपके होंगे आप लोगों के टिश्यू से रिलेटेड, तो वो आप लोग फिर पूछना, ठीक है? ओके सर। ओके सर, बाय सर। अभी के लिए बाय बाय। मजा आया सबको? कुछ सीखने को मिला? सर। रिवीजन हुई थोड़ी बहुत? यस सर।
चलो बहुत अच्छा, सबकी आवाज नहीं आने लगता है, सो गए अब सब लोग सो गए। No, sir. ऐसा नहीं है। No, sir. No, sir, नहीं सोए। ओके, चलो बच्चों, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, और मिलता Bye, हूँ Bye, sir. sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. टेक केयर बच्चे, बाय बाय। Bye, everyone. गुड इवनिंग सर। बाय बाय बेटा।